स्पीकर साहब, अभी आपने बहस का आगाज किया और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, तो बात तो होनी चाहिए थी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है और इनको कौन कौन से। आप बर्दाश्त से काम लें। सारे जो है वो इस ईवान में एक दूसरे की बात सुने। इससे पहले भी जो बोल रहे थे तमाम ने बड़ी खामोशी से और बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ बात सुनी है। हर एक को आप मौका दें। अगर ये नारेबाजी रहेगी तो जब आपकी बारी आएगी फिर कोई और आप पे नारेबाजी लगाएगा। ये नहीं करें प्लीज। इस चीज से स्पीकर साहब, मैं आपने खामोश रहे, खामोशी के साथ, तहम्मुल के साथ बात सुने। जी मुराद सईद साहब। जी स्पीकर साहब, देखिए, डिबेट का आगाज आपने इस हाउस के अंदर, जमहूरियत का ये हुसन है और पार्लियामेंट के अंदर बहस अवाम के मफाद के ऊपर और इदारों के ऊपर होनी चाहिए। आज बहस का आगाज हुआ प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। हम तवक्को ये कर रहे थे कि अभी हुकूमती पॉलिसीज के ऊपर शायद कोई इतिराज होगा या ये कोई ऐसी तजावीज पेश कर देंगे कि जिससे बेहतरी आ सके, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के कौन से हुकूमती पॉलिसी है, क्या हुकूमत की प्लानिंग है, कौन से इदारे हैं, इनके दौर में क्या पॉलिसी थी, ये क्या चाहते थे, ये क्या चाहते हैं, ये कैसे चाहते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं था। स्पीकर साहब, एक सिर्फ रोजवेल्ट के ऊपर बात हुई और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस इनको बताऊं कि पहली चीज ये कि आपको किसने कहा कि रोजवेल्ट भेजा जा रहा है। ये तो आपके दौर में जरूर इसके ऊपर बहस होती थी कि उसको भेजा जा रहा है, बल्कि 41 इदारे में अपोजिशन में था, इनकी तरफ से 41 इदारों की लिस्ट फराहम की गई जिनके ऊपर इन्होंने कहा कि इदारे भेज दे। एक एक करके इन्होंने पार्लियामेंट के सामने नाम रखे। मैं अपोजिशन में था, तब मैंने कहा था कि हुकूमत ना हुई, ओलेक्स हुआ, हर चीज भेज दे। स्पीकर साहब, इस वक्त किसी इदारे की भेजने की बात नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, रोजवेल्ट के हवाले से एक फैसला हुआ है। फैसला ये हुआ है कि किस तरह वो खसारे में है, किस तरह आप इसको बेहतरी के लिए, इसको के रेवेन्यू का सबब बने, इसके लिए क्या होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के पास गया, पॉलिसी बननी है, शफाफियत से होना है, पार्लियामेंट जिस तरह चाहता है उसी के मुताबिक होगा। किस तरह अपने दावा करके आप चले गए। फिर उसके बाद स्पीकर साहब, मैं 4-5 पॉइंट जो उठाए मैं उसकी तरफ आता हूं। नंबर 1, स्पीकर साहब, इन्होंने बड़ी जमहूरियत की भी बात की और सियासतदानों की बात की। तमाम यहां पे 342 जो अरकान असेंबली है, इलेक्टेड है। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं स्पीकर साहब, हम यहां पे ग्रास रूट लेवल से यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन इन्होंने जो शॉर्टकट के हवाले से बात की, स्पीकर साहब, मैं जिस सियासतदान को पाकिस्तान में जानता हूं, दो शॉर्टकट से आया कि जनरल जिलानी और जनरल जियाउल हक की कोख से उसकी सियासत ने जन्म लिया। पहले क्रिकेट सीखनी थी, जिमखाना गए, अपने साथ अंपायर लेके गए। एक्टर बनाना था, रंगीला के पास भेजा, नाकाम हुआ कि एक्टर भी नहीं बन सकता। जिमखाना चला गया, क्रिकेटर नहीं बन सकता। फिर उसको हवाले कर दिया जनरल जिलानी के और जनरल जियाउल हक के, और वहां से वो वजीर बना, सियासत का आगाज हुआ। स्पीकर साहब, फिर यहां पे बात खत्म नहीं हुई, IJI बना और फिर उसके बाद उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया गया। लेकिन सिर्फ ये पॉलिटिक्स नहीं थी, हमने वो मनाजिर भी देखे, हमने वो फोन कॉल भी सुने कि जस्टिस कयूम को फोन करके क्या कहा जाता है कि किसको अंदर कर दो, किसको फारिग कर दो, किसका क्या करो। तो स्पीकर साहब, ये इनकी सियासत थी। बल्कि ये तो छोड़े माजी की बात है, अभी शहबाज शरीफ के हवाले से क्या बात चल रही थी स्पीकर साहब, कि मुझे तो किसी ने कहा था कि आपको कोई ओहदा दे देंगे, इसलिए शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं। वो तो हमेशा से शॉर्टकट के इंतजार में होते हैं स्पीकर साहब। ये होते हैं गैर जमहूरी रवैये, ये होते हैं शॉर्टकट से पॉलिटिक्स का आगाज करना, ये होता है अवाम के ऊपर एतमाद ना करना। और अवाम के ऊपर एतमाद ये होती है कि 1996 में पार्टी बनती है, वजारत की और वजारत उज़्मा की अव्वल होती है, कहते हैं कि किसी के कहने पे नहीं, अवाम फैसला करेंगे और मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाते हैं। स्पीकर साहब, ये है स्ट्रगल, ये है सियासी जदोजहद। स्पीकर साहब, किसी से उंगली से पकड़ के सियासत में लेके आया, वजीर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर, फिर उसके बाद वजारत उज़्मा की कुर्सी दे दी, और अभी भी छोटा भाई जो है वो इसी इंतजार में है कि किसी ने मेरे साथ कमिटमेंट की थी। स्पीकर साहब,
ये बात दूसरी बात की। तीसरी बात, स्पीकर साहब जो पॉइंट्स उठाए हैं मैं उससे हटकर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं अपने दोस्तों को, अपने पुलिस को ये बावर कराता हूं, लेकिन उसी अंदाज से बात सुने और जो आपने नारा लगाया था उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। स्पीकर साहब फिर आते हैं कि इन्होंने बात की मुख्तलिफ माफियाज के ऊपर, चीजों के ऊपर। स्पीकर साहब क्या बुराई है इसमें कि अगर कहीं पे पाकिस्तान के अंदर खामियां, कोताहियां, इदारों के अंदर नुकसानात, खसारे, ये तमाम चीजें स्पीकर साहब आपको नजर आती है और उसके ऊपर आप एक इंक्वायरी कराते हैं। सबसे पहले अपोजिशन शुगर का बड़ा शोर मचाया, शुगर माफिया का अभी भी जिक्र किया, आटे के हवाले से बड़ा शोर मचाया, उसके हवाले से पहले भी बात की थी। स्पीकर साहब 3 नुकात में आपके सामने पेश करता हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि चीनी इनके दौर में 140 रुपए तक चली गई थी, स्पीकर साहब अभी तो 80-85 रुपए के ऊपर बात हो रही थी और यहां पे इंक्वायरी कराने का हुक्म किया। क्या 140 रुपए तक जब पहुंची थी आपने इंक्वायरी कराई? नहीं कराई स्पीकर साहब, इसलिए कि आपके भी खुद शुगर मिलते, इमरान खान का कोई शुगर मिल नहीं है स्पीकर साहब। फिर इन्होंने जब इंक्वायरी का हुक्म दिया स्पीकर साहब, मैं वही बात कर रहा हूं कि जो सवाल उठाए गए मैं उससे हटकर नहीं जाऊंगा। स्पीकर साहब इंक्वायरी का हुक्म हुआ, यही साहब थे, यही लोग थे, इन्होंने क्या कहा कि इंक्वायरी नहीं होगी, इंक्वायरी हो गई। फिर कहते कि रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट आएगी, आ गई। फिर कहते फॉरेंसिक नहीं होगा, फॉरेंसिक भी हो गया। कहते कि एक्शन नहीं लिया जाएगा, इंक्वायरी शुरू हुई। आजकल कहते कि कीमतें नीचे नहीं आ रही, वो भी आ जाएगी। तो स्पीकर साहब ये तो हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने जो काबीना के अंदर स्पीकर साहब इन्होंने जिक्र किया कि कल जो असासे डिक्लेयर किए गए और शहरियत का जिक्र किया। स्पीकर साहब पहले तो मैं इस हाउस को बताऊं, मुझसे यहां पे सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। स्पीकर साहब पाकिस्तान के अंदर एडवाइजर और मुआविन खुसूसी के ऊपर असासी डिक्लेयर करने का कोई कानून मौजूद नहीं था, पहले नहीं हुआ। ये इमरान खान का 2011 में जब अपने पार्टी के कोर कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को कहा कि कौम के सामने अपने असासी रखे, वही इमरान खान का विजन इंप्लीमेंट हुआ कि मुल्क की तारीख में पहली दफा एडवाइजर और मुआविन खुसूसी के असासी डिक्लेयर किए गए। स्पीकर साहब दूसरी बात इन्होंने बात की कि कोई बाहर से आया हुआ है। स्पीकर साहब मुझे दुख उनका नहीं है कि कोई बाहर से आया, सबको पता था कि बाहर था, वहां पे नेशनलिटी होल्डर था और यहां पे पाकिस्तान आके अब काम करना चाहते हैं। दुख सबसे बड़ा मुझे क्या है स्पीकर साहब कि ये बंदा खुद वजीर खारजा, खुद वहां पे पानी और बिजली का वजीर और इकामा रखा हुआ था, हफ्ते में 5 दिन नौकरी कर रहा था किसी और मुल्क के लिए। स्पीकर साहब कि मुल्क का वजीर खारजा होते हुए आप किसी और मुल्क का इकामा भी रखे, 15-20 लाख रुपए आपको माहवार भी मिले। बड़े यहां पे गैरत की बात हो रही थी, अभी बड़ा यहां पे लेक्चर दिया जा रहा था। लेक्चर तब दे कि आपने उस वक्त खुद क्या किया था। इनका दूसरा जो वजीर था वो भी वहां पे इकामा होल्डर था, बल्कि बाकी तो छोड़े, इनका तो वजीर आजम भी इकामा होल्डर था। स्पीकर साहब यहां पे अभी बात कर रहे थे तो कि इनको इस चीज का है कि इमरान खान ने तो मुआविन खुसूसी और एडवाइजर के असासे और शहरियत डिक्लेयर कर दी। अब हमारा मुतालबा है कि आपकी तमाम पार्टी उहदेदारान भी नेशनलिटी और असासे डिक्लेयर कर दें। खौफ और दुख इस चीज का है स्पीकर साहब, और इस मुतालबे से स्पीकर साहब हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो भी मुल्क के किसी बड़े ओहदे पे फाइज रहा या रह चुका है वो अपने असासे और नेशनलिटी कौम के सामने रखेगा। स्पीकर साहब उसके बाद एक और बात हुई कलभूषण के हवाले से। स्पीकर साहब इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड भी चलाया था। क्या इन्होंने कौम को यह बताया कि उसमें है क्या? इंटरनेशनल कोर्ट में है, आपका केस लड़ा जा रहा था, उसमें क्या बात हुई है? लेजिस्लेशन के हवाले से क्या कुछ हुआ है? मुल्क की बेहतरी हुई है कि नुकसान हुआ है? इसके ऊपर कोई डिबेट करते, कोई हमें दलील देते, कोई तजवीज देते। लेकिन स्पीकर साहब क्या तजवीज देते कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो इंडिया की वकील ने वहां पे वीडियो और स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया वो मेरा और आपका नहीं है, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। स्पीकर साहब यहां पे आके इस तरह बात करना। फिर आती है बात कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के आला अदलिया जिसने आपके लीडर को
सजा दी, नाअहल करार दिया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उनके ऊपर अभी बात कर रहे थे। स्पीकर साहब जब बात कर रहे थे, मैं जरा आपसे इनसे सवाल करता हूं, ये मौसूफ वो थे, ये इदारों के ऊपर कभी डिबेट नहीं चाहेंगे, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आज होना ही चाहिए था कि हमें आईना दिखाते, हमसे सवाल करते, हिकमत अमली के ऊपर बात करते, उसके ऊपर सवाल उठाते, फिर तजावीज सामने लेके आते कि मुल्क के इदारों को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। स्पीकर साहब वो नहीं किया, बड़े दबंग अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे और एहतिसाब करेंसी की बात कर रहे थे। स्पीकर साहब जब पनामा आया, दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, करप्शन के केसेस सामने आए, असासे सामने आए, तो इन्होंने क्या कहा, मियां साहब फिक्र ना करो, कौम भूल जाएगी, मतलब मर्जी जितना लूटना है लूट लो, कौम को इसका परवाह ही नहीं है। स्पीकर साहब ये यहां पे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं फिर से बताऊं कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डिबेट हो रही थी। स्पीकर साहब 41 इदारे इनके दौर में प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे डाले गए, ये पार्लियामेंट लेके आए, इदारों का हाल ऐसा किया कि मैं ये कहते कि पुरानी बातें भूल जाओ। स्पीकर साहब भूलना नहीं है, क्योंकि हमें स्वीडन की इकॉनमी इनहेरिट नहीं किया हमने, हमें कोई यहां पे आपने इटली का और कनाडा का हेल्थ सिस्टम नहीं दिया। हम बात करेंगे कि कहां से हमने शुरू किया था। शुरू इससे किया था कि इनका जो मुशीर खजाना है वो इतना तगड़ा था, इतना बेहतरीन पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके गया कि आखिर में खुद फरार हो गया, मईशत को इतना मजबूत कर गया कि मफरूर इश्तिहारी बन गया। स्पीकर साहब इनका दूसरा आया मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जो पाकिस्तान का पीआईए खरीदेगा, पीआईए का बड़ा दुख था इनको कि पीआईए को किस तरह इन्होंने तबाह कर दिया, दुनिया के अंदर जिस एयरलाइन की इज्जत थी उसको इन्होंने रुसवा कर दिया, यहां तक कर दिया। स्पीकर साहब मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जो पीआईए खरीदेगा स्टील मिल मुफ्त में ले जाए, स्टील मिल खसारे में, पीआईए खसारे में, रेलवे खसारे में। स्पीकर साहब और यहां पे आके दबंग तकरीर है, इदारे क्या हमने जहां से स्टार्ट किया था, क्या रेवेन्यू में इंक्रीज आया कि कमी आई? जो रेलवे का रेवेन्यू था उसमें इजाफा आया, जो पीआईए का पिछले 3 महीने में कोरोना से पहले रेवेन्यू था उसमें इजाफा आया। तो स्पीकर साहब इदारों को आपने डायरेक्शन दे दी, उनकी इस्लाह की तरफ गए, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं। प्राइवेटाइजेशन से लेके गई डिबेट पता नहीं कहां तक, और कलभूषण का कहते हैं कि कलभूषण का अगर कोई 2 दिन नाम नहीं लेता था, 2 दिन क्या 3-4 साल गुजर गए थे, आपको इतनी शर्म क्यों आती थी कलभूषण का नाम लेते हुए? कभी लिया था? कभी आपने जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई करता था उसके ऊपर बात की? नहीं करते थे। मोदी को कभी नवासे की शादी पे बुलाया, कभी मरी में सदन दल को बुलाया, हमने सवाल उठाया, कहते कि जाती ताल्लुकात है, आपको इससे क्या? मुल्क इस तरह चलते हैं स्पीकर साहब। अगर आपने मुकदमा लड़ना था, कहते हैं कि पाकिस्तानियत की बड़ी बात कर रहे थे, खुद इकामा रखा हुआ है, 15-20 लाख रुपए बाहर से नौकरी तनख्वाह ले रहे हैं, 5 दिन उनकी हाजिरी लगती है, तो भी चौकीदार ऐसे बढ़ती हुई है। अमेरिका जाके पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि यहां पे इमरान खान के ऊपर फतवे, वहां पे जाके खुद लिबरल बन जाते हैं, कहते हैं कि इमरान खान पक्का मुसलमान है, वहां पे कहते हैं कि हम लिबरल है, इमरान खान का दीन की तरफ झुकाव है। अमेरिका को कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। स्पीकर साहब इस तरह मुल्क चलता है। मुझे अच्छा लगता स्पीकर साहब प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात होती, हम भी करते। आखिर में मैं इनके नारों का जवाब देता हूं। स्पीकर साहब 2 दिन से इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाते, और मुझे पता है पॉलिटिकल पार्टी का 2014-15 में उस वक्त वो इतने सियासी हरीफ नहीं थे मेरे, ये वाली जारा थे, वो हमारे साथ अपोजिशन में थे। इन्होंने एक इशू मेरे हवाले से उठाया स्पीकर साहब, और मैंने क्या किया कि मैं खुद कोर्ट गया, मैं कोर्ट गया था स्पीकर साहब। इन्होंने बात नहीं की, मैं कोर्ट गया, वहां पे केस जीता, जो खबर चलाई गई थी वो 2014 की खबर फिर से 5 दिन से ये सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। मैं आज भी पूरे कौम के सामने उस अंदाज से खड़ा हूं। ये साजिश हो सकती है, ये आपका तरीका वारदात हो सकता है किसी को खामोश करने का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब मैं किसी के करप्शन पे निकाब करता हूं स्पीकर साहब, तो मुझे पता है कि कल को मैं नसीब ये भी मुझे ना कहना पड़े कि जनाब ये है वो जराए, और आखिर में कुछ ना हो।
और ना मुझे ये कहना पड़े कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले, क्योंकि मैं सियासी वर्कर हूं, ग्रास रूट लेवल से आया हूं, जवाबदेह हूं और अपने कौम के लिए जवाब दूंगा। 2014 का एक इशू जो इन्होंने उठाया था